वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ असेसमेंट का यूनिट 2 पीडियाट्रिक हेल्थ असेसमेंट के हम पीड्स यानी कि बच्चों के बारे में बात हो रही है कि उनका असेसमेंट किस तरीके से करेंगे। आज के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्न पीडियाट्रिक हेल्थ हिस्ट्री टेकिंग, मास्टर न्यूबॉर्न इन्फेंट असेसमेंट टेक्निक्स, रिकॉग्नाइज नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल फाइंडिंग्स एंड अप्लाई रैशनल बिहाइंड क्लिनिकल असेसमेंट। ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल क्या है। डेवलपमेंट फॉलोज प्रिडिक्टेबल माइलस्टोन विद वेरिएशंस, यानी कि अब क्या होता है कि डेवलपमेंट जब होती है, एक बच्चे की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के माइलस्टोन वेरिएशंस यानी कि मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस होती हैं, तब्दीली आती है, जैसे कि इन्फ्लुएंस वो इफेक्ट करती है। फिजिकली भी बच्चे की ग्रोथ होती है, साइकोलॉजिकली भी बच्चे की ग्रोथ होती है, सोशली ग्रोथ होती है और कुछ मीडियल फैक्टर्स भी उसमें शामिल होते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल स्टेज गाइड्स हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम अप्रोच। डेवलपमेंटल जो स्टेज जो होती है उसकी, यानी कि बच्चा जिस स्टेज पर होता है तो उससे वो हमें ये गाइडलाइन मिलती है कि जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि पीड्स यानी कि अगर हम बच्चों की बात करें, अगर वो 1 साल का है या 1.5 साल का है तो उसकी हिस्ट्री हम किस तरीके से लेंगे। हिस्ट्री लेने के लिए हम उसका प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि पैदाइश के दौरान या पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद कोई डिफ़िकल्टी, कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं थी उसको। ठीक है, हम उसका असेसमेंट इस तरीके से करते हैं। हेल्थ हिस्ट्री जब आप बच्चों की लेते हो इंक्लूड्स उसके अंदर कुछ अडल्ट स्ट्रक्चर प्लान ही शामिल होते हैं। जिस तरह आप अडल्ट की लेते हो तो आइडेंटिफाइंग डेटा, सबसे पहले आप डेटा को आइडेंटिफाई करते हो। चीफ कंप्लेन बेबी या बच्चा, ठीक है, आपके पास किस कंप्लेन के साथ आ रहा है, उसकी चीफ कंप्लेन का मतलब ये होता है कि उसको मसला क्या है। प्रेजेंट इलनेस, जो प्रेजेंट इलनेस है वो क्या है। बर्थ हिस्ट्री हम लेंगे। बर्थ हिस्ट्री में हम क्या लेते हैं, प्री नेटल, नेटल एंड न्यू नेटल। अब व्हाट डज इट मीन प्री नेटल, नेटल एंड न्यू नेटल। प्री नेटल का मतलब होता है कि वो पीरियड बर्थ से पहले वाला, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है बिफोर डिलीवरी, उसको हम कहते हैं प्री नेटल। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर फीटर जो होता है यानी कि फीटस जो होता है उसकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि बर्थ के लिए। ठीक है, और नेटल क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है या ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बर्थ के दौरान होता है, मतलब अब डिलीवरी हो गई है उसकी या डिलीवरी हो रही है उसके दरमियान, वो हम कहते हैं नेटल। न्यू नेटल क्या होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है इमीडिएटली तौर पर आफ्टर बर्थ, ये जो है वो पीरियड होता है, यानी कि अब बर्थ हो चुकी है, बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं न्यू नेटल। टिपिकली ये फर्स्ट 4 वीक्स जो होते हैं, यानी कि पैदाइश के बाद शुरू के 4 हफ्ते जो होते हैं उसकी लाइफ के, वो न्यू नेटल के कहलाते हैं। और ये स्टेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है न्यूबॉर्न केयर के लिए कि इसके अंदर हम न्यूबॉर्न की जितनी केयर कर सकते हैं हम उसकी केयर करें। क्लियर, यानी कि 4 वीक्स की अगर हम बात करें तो 1 मंथ ऑलमोस्टली बनता है, तो वो 1 मंथ जो है उसका न्यू नेटल में काउंट होता है। ओके, फीडिंग हिस्ट्री लेंगे कि वो फीडिंग हिस्ट्री, उसकी टाइमिंग क्या है, फीड वो प्रॉपर्ली ले रहा है या नहीं ले रहा। फिर हम उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक करते हैं कि उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, किस टाइम तक हो रही है और क्या क्या उसके अंदर नॉर्मलिटीज़ हैं और कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। करंट हेल्थ स्टेटस की अगर हम बात करें, यानी कि उसकी प्रेजेंस में हम देखते हैं कोई एलर्जी, एलर्जी के अंदर जैसे स्किन एलर्जी, फूड एलर्जी तो नहीं है, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इम्यूनाइजेशन में हम चेक करते हैं डेट्स एंड रिएक्शन। इम्यूनाइजेशन उसकी वैक्सीन प्रॉपर हुई है, अप टू डेट हुई है, यानी कि डेट के साथ साथ, जैसे बच्चों को बीसीजी लगती है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन जो होती हैं जिसको हम कहते हैं पैदाइशी टीके, तो वो टाइम टू टाइम लगे हैं और उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। स्क्रीनिंग्स में हम क्या देखेंगे, एनीमिया, एनीमिया तो नहीं है उसको। लीड, विजन, हेयरिंग, टीबी, कोई टीबी तो नहीं है, विजन या हेयरिंग का प्रॉब्लम, यानी कि उसके आप न्यू बॉर्न में आप रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि बेबी नॉर्मल है या नहीं, वो भी हम आगे इसको स्टडी करेंगे। हेल्थ प्रमोशन एंड काउंसलिंग। अब हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और काउंसलिंग आप किस तरीके से करते हो, एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट, कि उसकी एज के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है या नहीं। सुपरविजन विजिट, फॉलोअप के लिए उनको विजिट के लिए आना पड़ता है ताकि उनको सुपरवाइज किया जाए कि बेबी की ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं। रिव्यू फाइंडिंग्स, फिर फाइंडिंग्स देखी जाती हैं उसके अंदर, जैसे अगर आपको कोई भी फाइंडिंग मिलती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का सर बड़ा है, ठीक है, हाथ पाँव छोटे हैं, सही, नाक टेढ़ी है, या कोई भी डिफेक्ट आपको मिल सकता है। गाइडेंस में आप क्या करोगे, न्यूट्रिशन उनको किस तरह देनी है, सेफ्टी एंड मेंटल हेल्थ।
गाइडेंस आप ये करोगे कि उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, जैसे उनको फीडिंग प्रॉपरली देनी है, उनकी सेफ्टी देखनी है, मेंटल हेल्थ को भी आपने किस तरीके से गाइड करना है, किस तरह उसको सपोर्ट करना है। प्रोवाइड चाइल्ड फैमिली पार्टनरशिप, उनको चाइल्ड और फैमिली पार्टनरशिप यानी कि इस एज में क्या होता है, बल्कि बेबी जो होते हैं पीड्स की अगर मैं बात करूं तो वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अटैचमेंट उनकी इस पीरियड में होनी चाहिए, स्पेशली मदर से, ताकि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके। क्लियर। असिस्टिंग न्यूबॉर्न, हाउ कैन वी असिस्ट न्यूबॉर्न, हम किस तरीके से इसको असिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम फ्रॉम लीड्स टू मोस्ट डिस्टर्बिंग, यानी कि सबसे आपने वो चीज़ देखनी है, उस चीज़ को एग्जामिनेशन करना है जो कि मोस्ट डिस्टर्बिंग है, यानी कि अगर किसी भी वजह से उसके अंदर डिस्टर्बिंग आ रही है तो आपने सबसे पहले उसको एग्जामिनेशन करना है। एबगार स्कोर आपने देखना है जो कि 1 और 5 मिनट तक आप उसको चेक करते हो, जिसका स्कोर 0 पर डोमेन आपको मिलता है। अच्छा, एबगार स्कोर के अंदर ए फॉर अपेयरेंस, पी फॉर पल्स यानी कि हार्ट रेट, ग्राइमेस यानी कि रेफ्लेक्स रेस्पॉन्सेस, एक्टिविटी यानी मसल टोन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग रेट एंड एफर्ट आप इसमें चेक करते हो। तो ये आपका कंप्लीट बनता है एबगार स्कोर, और इसमें आपके पास ये 5 चीज़ें चेक करने के, हर आप एक चीज़ चेक करोगे, जैसे आप अपेयरेंस देखोगे तो उसके आपके पास 2 नंबर होते हैं जो कि आप जो बीट से उसके असेसमेंट करके आप देते हो। तो अगर 7 to 10 होगा तो ये नॉर्मल है, यानी कि न्यू बॉर्न जो है वो हेल्दी है। 4 to 6 होता है तो डिस्ट्रेस यानी कि कंप्रोमाइज है, मीन्स के मॉडरेट है। और अगर 0 to 3 होगा तो सिग्निफिकेंट है, यानी कि डिस्ट्रेस और मोस्ट कॉम्प्रोमाइज की सीवियरिटी के हिसाब से उसके या तो रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, मसल टोन नहीं है, पल्स हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये हम एबगार स्कोर देखते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आप क्या चीज़ चेक करोगे, पैटर्न, प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म। प्री टर्म क्या होता है, बिलो 37 वीक्स, यानी कि बिलो 37 वीक्स का मतलब ये होता है बर्थ से पहले अगर 37 वीक्स की गेस्टेशन यानी कि 37 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो प्री टर्म हम उसको कहते हैं कि बेबीज का जो है हेल्थ चैलेंजेस किस तरीके हैं कि उसको इन दौरान यानी कि 37 वीक्स जब मदर की प्रेगनेंसी थी तो उन दौरान उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, फीटल की डेवलपमेंट इनकम्प्लीट तो नहीं है, ठीक है। हम अल्ट्रासाउंड और मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए उसको चेक करते हैं। फिर हम चलते हैं टर्म की तरफ जो कि 37 और 42 वीक्स के दरमियान है, मतलब कि ये भी गेस्टेशन की बात कर रहे हैं, ये कंसिडर करता है कि इसमें जो गेस्टेशन की एज होती है वो नॉर्मल है, मतलब ये जो 37 के बाद और 42 के पहले वाला जो दरमियानी पीरियड होता है इसमें नॉर्मल गेस्टेशन होता है, एज रेंज ऑफ बर्थ यानी कि इसके अंदर डिलीवरी हो सकती है। अगर हम पोस्ट टर्म की बात करें 42 वीक से ज़्यादा की बात करें तो ये क्या होता है, पोस्ट टर्म यानी कि बर्थ के बाद वाला। पोस्ट टर्म बेबीज जो होते हैं वो रिस्क पे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि उनको हेल्थ रिस्क का प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनकी जो गेस्टेशन एज होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो किसी वजह से हो सकती है कि जो पेशेंट है यानी कि जो मदर है वो हो सकता है प्रेगनेंसी के लिए रेडी ना हो, मतलब कि रेडी ना होने का मकसद ये है कि उसके अंदर कोई कंप्लेंट्स आ सकता है, ठीक है, या अगर उसके जो है सी सेक्शन है तो उसमें बीपी कंट्रोल ना होना या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आना, ठीक है, नॉर्मलिटी है तो उसमें पेन ना होना, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। वेट की अगर हम बात करें तो वेट आपके पास दिया हुआ है ELBW। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ठीक है। तो अगर 1000 ग्राम से कम होगा, मतलब कि बर्थ वेट जो है अगर 1000 ग्राम से कम होगा इट मीन्स तकरीबन 2 पाउंड्स, तो बेबी जो है इस कैटेगरी में इंटेंसिव मेडिकल केयर की नीड होती है। 2 पाउंड्स का अगर बेबी है आपका, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है ये, ठीक है। अगर हम उसके बाद हम दोबारा बर्थ वेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बर्थ वेट जो है वो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है 2500 ग्राम्स, जो कि तकरीबन 5 पाउंड्स के बराबर होता है। तो 5 पाउंड्स के बराबर जो होगा तो वो जनरली ये कंसिडर किया गया है कि ये हेल्दी वेट होता है न्यू बॉर्न के लिए, मतलब कि इतना वेट होना चाहिए बेबी का, तो वो क्या है, नॉर्मल है। अगर हम बात करें लो बर्थ की तो लो बर्थ में कितना होता है, बिल्कुल लो होगा, तो वो 2500 ग्राम से यानी कि 5 पाउंड से भी कम होगा, तो उस कैटेगरी में आपके पास ये आता है ELBW यानी कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, आप उसको फिर काउंट करते हो, ठीक है। तो आपके पास जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा, आपके पास आएगा 2500 ग्राम, यानी कि ये पाउंड्स में अगर देखें तो 5 पाउंड्स बनता है। ओके, साइज की अगर हम बात करें स्मॉल फॉर गेस्टेशन यानी कि SGA स्मॉल फॉर गेस्टेशन, तो SGA अगर आपके पास 10th परसेंटाइल आ रहा है तो ये क्या है, बर्थ वेट जो है अगर 10th परसेंटाइल से कम है तो बेबी जो है वो रिस्क पे होता है कि उसको कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसकी ग्रोथ की वजह से, क्योंकि उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही। और अगर हम AGA की बात करें मतलब कि अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, तो ये किसके दरमियान होता है 10 to
90 परसेंटाइल्स के दरमियान होते हैं और इसके अंदर बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत नॉर्मल हो रही होती है। ठीक है, अगर हम लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज की बात करें तो बर्थ वेट जो है वो 90% से ज्यादा होता है, तो इसके अंदर बेबी रिस्क पे होता है कि वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्योंकि उसकी ग्रोथ एक्सेसिव हो गई है। मतलब कि अगर 10, ये परसेंट नहीं, ये परसेंटाइल है, क्लियर। अगर 10th परसेंटाइल से कम होगा SGA यानी कि स्मॉल गेस्टेशनल एज, ठीक है, तो भी पेशेंट यानी कि बेबी जो है वो रिस्क पर है। अगर एज ये यानी कि अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज 10 to 90 परसेंटाइल के दरमियान है, इट मीन दिस इज नॉर्मल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेबी। ठीक है, LGA की बात करें यानी कि लार्ज गेस्टेशनल एज, तो इसके अंदर 90% से ज्यादा हो गया, तो इसमें पेशेंट या बेबी रिस्क पे जा सकता है, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन, उसको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो सकती है। अब वो जो है वो किसी भी सूरत में जा सकता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा इंक्रीज हो जाना, सर बड़ा हो जाना, हाथ पैर बड़े हो जाना, फेस बड़ा हो जाना, ठीक है, इसके अंदर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ओके, न्यूबॉर्न एग्जाम, न्यूबॉर्न का जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जर्व, कलर देखोगे, पिंकिश कलर होना चाहिए, साइनोस तो नहीं है बेबी, साइज, पोस्चर, मूवमेंट्स देखते हो आप, उसकी पोस्चर भी आप देखते हो कि पोस्चर उसका नॉर्मल है या किसी का होता है कि पोस्चर थोड़ा सा लेटरल साइड पर ज्यादा डाउनवर्ड होता है या फिर लेटरल से अपवर्ड होता है, तो आप नॉर्मलिटी उसकी चेक करोगे, मूवमेंट देखोगे बच्चे की, टोन को किस तरीके से असिस्ट करोगे, रेफ्लेक्सेस देखोगे, इरिटेबिलिटी देखोगे आप उसकी, स्क्रीन फॉर न्यूरोलॉजिक डिजीज कि उसको कोई न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम तो नहीं है, वो डिजीज आपने स्क्रीन यानी कि ये टेस्ट होते हैं वो भी आपने करने होते हैं। तो ये न्यू बॉर्न की एग्जामिनेशन है। असिस्टिंग इन्फेंट्स, जब आप इन्फेंट्स को असिस्ट करते हो, ऑब्जर्व पेरेंट इन्फेंट इंटरेक्शन फीडिंग माइलस्टोन, सबसे पहले आप पेरेंट्स को ऑब्जर्व करोगे, फिर आप इन्फेंट का इंटरेक्शन देखते हो कि बच्चों का इंटरेक्शन क्या है, फीडिंग पैटर्न क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बच्चा किस तरीके से फीड कर रहा है, फीडिंग इन्फेंट में तो फीडिंग जब वो ले रहा है तो उससे क्या उसकी ग्रोथ हो रही है, इरिटेट तो नहीं हो रहा। कुछ बेबीज होते हैं कि वो मदर फीडिंग करते हैं तो उससे उनको कंप्लेंट्स होने लगती है, कंप्लेंट से मुराद ये है कि वो कॉम्प्लिकेशन के शिकार हो जाते हैं, फिर उनको बाहर से फीडिंग देनी होती है। ठीक है, ग्रोथ चार्ट, ग्रोथ चार्ट आपके पास किस तरीके से आती है, अगर 3rd और 97 के दरमियान यानी कि 3rd से अगर हम लो की बात करें परसेंटाइल में, तो ये क्या होता है, बिलो 3rd परसेंटाइल की, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर पोटेंशियली ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, जो गेस्टेशन का साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जो कि ये आपको वार्निंग देता है कि यहाँ पर मजीद बेबी की फर्दर इवेल्युएशन करनी है और मॉनिटरिंग करनी है। और अगर 97% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये सजेस्ट कर सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई इशू है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिव ग्रोथ हो गई, हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिया। तो अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो गई तो इट मीन्स कि जो गेस्टेशनल एज है उसका साइज क्या हुआ, लार्ज हो गया, जो कि ये भी इसके अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने लाजमी उसको मॉनिटर करना है क्लोजली और उसका असिस्मेंट भी लाजमी करना है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ चार्ट होती है ये हेल्थ केयर टीम को इस चीज़ के लिए यानी कि हेल्थ केयर टीम नर्सिस जो होते हैं उनको इस चीज़ के लिए आइडेंटिफाई करना होता है कि पोटेंशियली बेबी की ग्रोथ यानी कि गेस्टेशनल ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, क्या वो कम है, क्या वो ज़्यादा है। क्लियर। उसके बाद अगर हम हेड सर्कमफेरेंस की बात करें, टिल एज 2 स्मॉल माइक्रोसेफेली होता है, या लार्ज होगा तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसिफेलस, यानी कि अगर सर उसका नॉर्मल होता है हेड का साइज, ठीक है, टिल एज 2 यानी कि 2 साल तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल माइक्रोसेफेली। और अगर लार्ज होगा किसी वजह से, ठीक है, तो वो क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस। वाइटल साइंस क्या होंगे इन्फेंट्स में, बीपी चेक वंस यूजिंग डॉप्लर, डॉप्लर से जब आप बीपी चेक करते हो, ठीक है, पल्स जो है आपको हाई मिलती है 180 to 200 बीट पर मिनट। एसवीटी, एसवीटी क्या होता है, सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मतलब कि यहाँ पर टेकिकार्डिया की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हाई होती है थोड़ी, एक अडल्ट के हिसाब से या नॉर्मल पर्सन के हिसाब से देखें तो उसमें हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पर, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी फिब्रिलेशन हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल है, ये कोई एबनॉर्मल नहीं है। वाइटल साइन हमारे पास बेबी की जो पल्स है वो इतनी ही मिलेगी, और रेस्पिरेशन रेट में हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसका रेट कितना है। और एफर्ट, एफर्ट से मुराद ये होता है कि वो सांस प्रॉपर्ली ले रहा है या नहीं ले रहा, या उसको दिक्कत हो रही है, या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या वो खींच खींच के सांस ले रहा है, या वो प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पा रहा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर हम स्किन असेसमेंट की बात करें तो स्किन असेसमेंट में आप क्या देखोगे, कलर, कलर में आप देखोगे साइनोसिस तो नहीं है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोसिस। क्लियर, साइनोसिस तो नहीं है, जॉइंटिस तो नहीं है पेशेंट को। ट्रिगर आप देखोगे हाइड्रेशन, डिहाइड्रेटेड स्किन तो नहीं है, हाइड्रेटेड होनी चाहिए। पिगमेंटेशन आप देखते हो मोनोग्लियन स्पॉट्स, यानी कि मोनोग्लियन स्पॉट्स यानी कि बेबी की जो स्किन है उस पर कोई पिगमेंटेशन
यानी कोई डार्क स्पॉट्स तो नहीं बने हुए। एबनॉर्मल में आपको क्या मिलता है, कैफिलेट स्पॉट्स, ये आपको मिलते हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, हेयर टफ, स्पाइना बिफिडा, ये चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। कैफ्यूलेट स्पॉट्स का मतलब ये होता है कि ये एक इस तरीके के बर्थ मार्क्स होते हैं जो कि लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, कॉफी कलर्ड शेप होते हैं, जो कि स्किन पर पैचेस बन जाते हैं। और ये स्पॉट्स जो है यूजुअली हार्मलेस भी होते हैं, ठीक है, जो कि बर्थ पे होते हैं और ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड तक ये प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि कुछ बच्चों में ये डिसअपेयर हो जाते हैं, कुछ बच्चों में ये रहते हैं। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसमें कलर लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन भी हो सकता है, ओवल शेप के होते हैं, इरेगुलर होती है इनकी शेप, और ये साइज में भी डिफरेंट होते हैं, या तो स्मॉल होंगे या फिर लार्ज होंगे। इसको हम एसोसिएट इस तरीके से करते हैं कि अक्सर तौर पे हम इसकी जब फाइंडिंग्स करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो ऑफन ये बिनाइन होते हैं, मतलब बिनाइन नॉन कैंसरियस, ठीक है। और ये अंडरलाइन कंडीशन इसकी कुछ नहीं होती है। अगर हम बात करें कि आपके पास दिया हुआ डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर हेयर टफ की वजह से या स्पाइना बिफिडा की वजह से, अच्छा यहाँ पर आपके पास एक रेंज लिखी हुई है, ग्रेटर देन 6 इक्वल टू NF। ग्रेटर देन 6 यानी कि यहाँ पर जो इसका साइज दिया हुआ है कैफ्यूलेट्स स्पॉट का, ये 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो प्री प्यूबर्टल इंडिविजुअल्स में होता है, और अगर 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो पोस्ट प्यूबर्टल इंडिविजुअल्स में होता है। मतलब कि होता क्या है कि अगर ये कैफ्यूलेट स्पॉट जो कि कॉफी कलर के होते हैं, ये 6 से क्या है, ज्यादा है, तो इट मीन्स ये क्या होता है कि ये एबनॉर्मल है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है आपके पास, अडल्ट की अगर हम बात करें, यानी कि अडल्ट में भी अगर किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये हो जाते हैं तो ये 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके की चीजें होती हैं। हेयर टफ की अगर बात करें तो स्मॉल क्लस्टर बंच ऑफ हेयर बन जाना, एक बंच बन जाता है, वहां पर हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और ये एक स्पेसिफिक एरिया में होते हैं, जैसे कि सैक्रल की तरफ होता है हेयर टफ, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। कुछ केसेस में क्या होता है, जो हेयर टफ होता है वो नॉर्मल भी माना जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में इसको एसोसिएट करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन है, जैसे कि स्पाइनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। स्पाइनल बिफिडा क्या होता है, स्पाइनल बिफिडा एक ऐसी कंजेनाइटल कंडीशन होती है जहां पर स्पाइन और स्पाइनल कोड ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, तो ये एक टाइप है न्यूरल डिफेक्ट की, जिसको हम NTD से शो करवाते हैं। जब आप असेसमेंट करोगे तो आप किसी भी बेबी की फाइल आप उठा के चेक करोगे तो वहां पर अगर ये प्रॉब्लम हो बेबी को, तो वहां पर लिखा होता है NTD। NTD का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब होता है कि स्पाइना बिफिडा को जाहिर किया जा रहा है, यानी कि न्यूरल प्रॉब्लम है। स्पाइना बिफिडा की फिर मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स भी होती हैं। इसके कुछ सिम्टम आपको मिलेंगे कि अगर यही प्रॉब्लम रही, क्योंकि उनका स्पाइनल कॉर्ड जो है और स्पाइन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से उनको सिम्टम्स क्या मिल सकते हैं, उनके मोटर और सेंसरी इशू आ सकता है, ब्लेडर एंड बाउल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई ऑर्थोपेडिक इशू भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें फिर पेशेंट जो पीड्स यानी कि बच्चा होता है उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी स्पाइन की जो है डेवलपमेंट हो जाए। बेसिकली इसके लिए सर्जरी ही की जाती है। हेड असेसमेंट की अगर हम बात करें, हेड असेसमेंट कितना होगा इसका, फ्रंटनेस एंटीरियर से, यानी कि एंटीरियर से 4 to 6 सेंटीमीटर, क्लोसिस 18 to 24। अब पोस्टीरियर आपके पास कितना मिलेगा, 2 सेंटीमीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर की बात करें, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया। फ्रंट से अगर आप देखोगे एंटीरियर जो आपका फोरहेड वाला पार्ट है, ठीक है, उसके बाद आप क्लोजिस यानी कि दोनों साइड को आप क्लोज यानी कि लेटरल साइड पे आप चेक करोगे, पोस्टीरियर आप बैक साइड से उसको चेक करोगे। तो इसमें आप सुचर्स सिमेट्री देखोगे कि दोनों तरफ से इक्वल है या नहीं, उसका साइज आप चेक करोगे। एबनॉर्मल में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई बल्जिंग हो सकती है। आईसीपी का मतलब क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। सनकिन का मतलब होता है धंसा हुआ, मतलब कि सर में से कोई भी एक पार्ट यानी कि पीछे की तरफ से क्या होता है कि अगर धंसा हुआ है अंदर की तरफ है तो उसको हम कहते हैं सनकिन, ठीक है। डिहाइड्रेशन एंड सेफेलोमेनाटोमा, यानी कि कोई कैंसर की वजह से कोई वहाँ पे ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। अच्छा, जो सनकिन है ना, अगर आप जो छोटे बेबीज होते हैं तो उनको आप चेक करोगे, सेंटर की तरफ आप हल्का सा प्रेस करके देखोगे तो यहाँ पे हल्का आपको डाउनवर्ड पोजीशन मिलती है, ठीक है, स्ट्रक्चर मिलता है। कभी भी उसको ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रिस्क में चला जाता है बेबी, और इससे बेबी की सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये रिस्क पर होता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, वो जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती जाती है तो वो कवर हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा सनकिन है, बिल्कुल धंसा हुआ है, तो वो फिर एबनॉर्मलिटी में शुमार होता है। आइज, ईयर एंड नोज की अगर हम बात करें, आइज के जो है रेड रिफ्लेक्स अलाइनमेंट, यानी कि रेड रिफ्लेक्स से मुराद है कि आप उसकी आइज पर हाथ रखो तो वो आइज को ब्लिंक करना शुरू करेगा, ठीक है, या देख रहा है। आंखों को झपकाना यानी ब्लिंकिंग करना। अलाइनमेंट आप दोनों को देखोगे कि दोनों ठीक है, कोई ल्यूकोरिया तो नहीं है। या फिर क्या हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा का मतलब है कि जो आपकी रेटिना है उसमें कोई ट्यूमर
ठीक है, उसके अंदर कोई लीजन बन सकता है। एयर्स में आप क्या देखोगे, लो सेट जेनेटिक इशू। लो सेट आप किस तरीके से चेक करोगे कि जेनेटिक इशू तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कान में को बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो बेबीज को जो कि बर्थ डिफेक्ट के साथ होते हैं कि कान के साथ उनका एक्स्ट्रा स्किन होती है। ये कान उनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ये कान कवर होता है, अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा स्किन होती है। ठीक है, नोज की अगर हम बात करें तो नोज में आपको क्या मिल सकता है, कॉर्नल एट्रीजिया, यानी कि कांट ब्रीथ विथ माउथ क्लोज। जो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो नोज है और माउथ है, दोनों तरफ से सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बेबी में क्या होगा कि कॉर्नल एट्रीजिया अगर होगा यहाँ पर, तो माउथ जो है वो, माउथ से वो सांस नहीं ले सकता, क्योंकि उसका जो एयरवे होता है नोज और माउथ की तरफ से वो क्लोज होता है। कांट ब्रीथ विथ माउथ क्लोज, अगर उसका मुंह जो है वो बंद होगा तो वो इजीली सांस नहीं ले सकता। वो पेशेंट फिर क्या होते हैं, वो बेबीज क्या होते हैं, जब भी वो सोते हैं या बैठे हुए लेटे हुए होते हैं अपने जगह पर, तो उनका जो माउथ होता है वो खुला हुआ रह जाता है, खुला हुआ होता है, और उसी से वो सांस ले रहे होते हैं। अगर आप बंद करोगे तो उनको डिस्पनिया होने लगेगा, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, और ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन हमने लास्ट में देना होता है, और ऑक्सीजन पे ही पेशेंट रहते हैं, तो ये भी एबनॉर्मल ही डिफेक्ट है। माउथ एंड फेरेंक्स की बात करें तो पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, म्यूकोसा, वाइट पैचेस तो नहीं है। थ्रश, यानी कि थ्रश क्या होता है, कोई लीजन माउथ में। कैंडिडियासिस, एब्सेंट पेल्स, नॉर्मल नॉर्मल है या नहीं, कोई लीजन वगैरह है। चेक फॉर क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट लास्ट में चेक करना। क्लेफ्ट पैलेट का मतलब ये होता है कि आपने समटाइम चेक किया होगा, जो ये आपका नोज के नीचे जो आपकी लिप्स की लाइन आ रही है ना, जहाँ पे आपके पास दोनों लिप्स मिल रहे हैं, क्लियर, तो यहाँ से क्लेफ्ट पैलेट बन जाती है कि ये लिप जो है ये कट कर ऊपर नोज की तरफ ऊपर इसका पार्ट चला जाता है, उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो ये भी कंजेनाइटल डिफेक्ट है, बाय बर्थ होता है ये। काफ़ी सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, किन किन वजूहत की वजह से होता है, तो वो आपने चेक करना है कि वो ये नॉर्मल है या नहीं है। ये बेसिकली एबनॉर्मल है और ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। फिर बाकायदा इसकी सर्जरी की जाती है, सर्जरी करके इस पार्ट को ठीक करके यहाँ पर सुचर्स लगाए जाते हैं। वो सुचर्स के फिर जो जैसे सुचर्स लगाते हैं यहाँ पर, स्टिचिंग वगैरह लगाते हैं, तो उसके निशान फिर रह जाते हैं, लेकिन वो क्लेफ्ट पैलेट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन यह एट द बर्थ नहीं किया जाता, इसमें काफ़ी टाइम होता है कि तकरीबन 1 से 2 साल तक बेबी इसी कंडीशन के अंदर, इसी प्रेजेंस के अंदर उसकी ग्रोथ होती है, और जब वो स्टेबल हो जाती है, उसके वाइटल्स वगैरह सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है और क्लेफ्ट पैलेट को रिमूव कर दिया जाता है। नेक एंड थोरेक्स की बात करें तो नेक में क्या होगा, लिम्फ नोड्स देखने, मासेस देखने, ब्रैंकियल सिस्ट तो नहीं है यहाँ पर, कोई सिस्ट बन जाना। ठीक है, थोरेक्स में आप चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे आर यानी कि रेस्पिरेटरी रेट देखोगे, एफर्ट देखोगे, साइन ऑफ एफर्ट के बाद वही आ गई कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, क्या वो ज़्यादा दिक्कत से सांस ले रहा है या नॉर्मल है, जिस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं इसी तरीके का है। वीजिंग साउंड देखोगे कि सांस लेने में वीजिंग साउंड तो नहीं आ रहा। लोअर एयरवे की तरफ से स्ट्राइडर साउंड तो नहीं है। अक्सर आप बच्चों में स्ट्राइडर साउंड मिलता है, कब मिलता है, जब उनका हम कहते हैं ना कि सीना खराब हो जाना, चेस्ट का जकड़ जाना, ठीक है, अपर एयरवे की तरफ से, या फिर ग्रंटिंग डिस्ट्रेस की वजह से ये भी साउंड्स है। ये आपके लंग साउंड्स हैं, जो कि अक्सर आपने नोट किया होगा अपने घर में भी कि जब बेबी सो रहा होता है, जब हम उसके पास बैठते हैं तो बाकायदा हमें आवाज़ आती है, हम महसूस करते हैं जब बिल्कुल शोर नहीं हो, सन्नाटा हो, तो हमें उनके ऑक्सीजन जो वो लेते हैं यानी कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की आवाज़ हमें सुनाई देती है, क्लियर, तो हम उस चीज़ को क्लोजली सुनते हैं। या वो बेबीज़ जिनकी चेस्ट प्रॉब्लम होती है, निमोनिया होता है, इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जब वो इंस्पायरेशन करते हैं तो उनके एक व्हीजिंग साउंड निकलता है, जिसको हम कहते हैं सीटी नुमा। तो वो भी आपको साउंड वैसे ही सुनने को मिलता है। कुछ जो बेबीज़ होते हैं उनको आप वैसे ही सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन कुछ में जो है हम स्टेथोस्कोप के जरिए भी चेक करते हैं। तो ये आपके लंग साउंड्स हैं। हार्ट असेसमेंट आप किस तरीके से करोगे, इंस्पेक्ट करोगे म्यूकोजा फॉर साइनोसिस। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हार्ट की बात हो रही है, लेकिन आप म्यूकोजा को असिस्ट क्यों करोगे? बिकॉज हार्ट क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, जब ब्लड सप्लाई हार्ट कर रहा है तो साइनोसिस तो नहीं हो रहा वहाँ पे, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं हो रही, ऑक्सीजन पूरा प्रॉपरली आपके टिश्यूज तक, आपके ब्लड तक पहुँच रहा है, बेबी को हाइपोक्सिया या फिर हाइपोक्समिया तो नहीं है, हम ये चीज़ें चेक करते हैं। पल्पेट पल्सिस देखोगे, फिमोरल कोआर्क्टेशन का मतलब होता है कि फिमोरल पल्स जो है अक्सर बच्चों की नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा डीप होती है, बड़ों में भी आपको ये डीप मिलेगी। कोआर्क्टेशन का मतलब होता है कि फीमोरल बोन जो है उसका नैरो हो जाना, स्टेनोसिस बन जाना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, तो अपने पल्सिस को ऑस्कल्टेट करना होता है। ऑस्कल्टेट मर्मर साउंड आप देखोगे, परसिस्टेंस देखिए S2 स्प्लिट AST। अब इसमें क्या मिलेगा आपको,
मरमर साउंड आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। बच्चों में आपको मरमर साउंड मिलेंगे, और ये कब मिलेंगे, जब आप S2 साउंड उनके सुनोगे। जबकि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कि मरमर साउंड जो है वो एबनॉर्मल होते हैं, बट बच्चों में जब S3 साउंड नॉर्मल है, क्योंकि बड़ों में क्या है, S3 साउंड एबनॉर्मल है। जब आप S2 साउंड सुनते हो, S2 का नाम क्या है, डब। S1 होता है लब, S2 होता है डब। तो S2 जब आप सुनोगे तो स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो जाएगी, और साथ आपको रंबलिंग साउंड सुनाई देगा, जिसको आप कहते हो मरमर। क्लियर? तो वो भी आपको साउंड यहाँ पर मिलता है। फिर अगर एब्डोमेन और जेनेटेलिया की बात करें, पल्पेट लीवर स्प्लीन मासिस के, लीवर को पल्पेट करोगे, स्प्लीन को देखोगे, यहाँ कोई मासिस तो नहीं है। चेक अम्बलाइकस, अम्बलाइकस आपने चेक करना है। मेल्स में आपने टेस्टिस एंड हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल का मतलब ये होता है कि कोई वीनस प्रॉब्लम तो नहीं है उनको, टेस्टिस के अंदर इनलार्जमेंट तो नहीं है, ये चीज़ें चेक करते हैं। फीमेल्स में चेक करते हैं कोई डिस्चार्ज, कोई मैटरनल एस्ट्रोजन, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, या फिर एम्बिगियस एंड जेनाइटेलिया। एम्बिगियस जेनाइटेलिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फीमेल में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम, तो कोई डिस्चार्ज वगैरह आना, ठीक है, पस फॉर्मेशन हो जाना, एक्सीडेट हो जाना, वो चीज़ें यहाँ पर चेक करनी होती है। मस्कुलोस्केलेटल की अगर हम बात करें, न्यूरोलॉजिक में मस्कुलोस्केलेटल में स्पाइन आप देखोगे, डिम्पल, हेयर टफ, यहाँ पर आपको हेयर टफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पाइन में आपको मिलता है। डिम्पल थोड़ा अंदर की तरफ मिलेगा, हेयर टफ आपको मिल सकता है, तो वो एबनॉर्मल है। लिम्स की बात करें तो डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसे हाथ पैरों का छोटा होना, ठीक है, हाथ की आपने देखा होगा कुछ बच्चों की 6 उंगलियां होती हैं, कुछ की 4 होती हैं, या फिर कोई डिफेक्ट होता है। हिप टेस्ट में आप क्या देखोगे, ओर्टोलानी, यानी कि डिसलोकेशन। ओर्टोलानी का मतलब क्या होता है, डिसलोकेशन। हिप जो है वो या तो लेटरल साइड पे ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है, या तो अंदर की तरफ होगा, या बाहर निकला होगा, या कोई भी उसके अंदर डिफॉर्मिटी हो सकती है। डिसलोकेशन मतलब अपनी जगह से दूसरी तरफ होगा। बैरलो, बैरलो क्या होता है, इंस्टेबिलिटी, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी, उसके अंदर ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि जब आप वॉक करते हो तो आपके जो है लेग्स मूव करती हैं। क्लियर? तो अब बच्चा जब वो मूव करेगा तो वो एबनॉर्मली उसकी वॉक होगी, क्योंकि हिप टेस्ट जब आप देख रहे हो तो उसके अंदर वो एबनॉर्मल है, वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। रेफ्लेक्सेस की बात करें तो मोरो रेफ्लेक्सिस, ग्रैप्स रेफ्लेक्सिस, रूटिंग रेफ्लेक्सिस। मोरो रेफ्लेक्सिस क्या होते हैं कि मोरो का मतलब ये होता है कि अगर आपने कभी छोटे बच्चे को लिया हो, जब आप उसको ऊपर की तरफ उछालते हो, ठीक है, तो एकदम वो सहम सा जाता है, ठीक है, तो ये होता है उसके मोरो रेफ्लेक्सिस, मतलब उसको डर होता है कि जैसे वो गिरने वाला है। ये उसके मोरो रेफ्लेक्सिस से हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल है या नहीं। ग्रैस्प रेफ्लेक्सिस क्या होता है कि आपकी वो फिंगर पकड़ता है, ठीक है, और किस हद तक पकड़ते हैं, मतलब उसके अंदर ग्रैस्पिंग पावर है या नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं, हम उनको फिंगर देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं तो वो पकड़ लेते हैं उसको, उस चीज़ से खेलना शुरू करते हैं, और अक्सर माउथ में लेने की कोशिश करते हैं, तो उनके ये ग्रैस्पिंग रेफ्लेक्सिस कहता है। रूटिंग रेफ्लेक्सिस क्या होता है कि आप जब बच्चा सो रहा हो या लेटा हुआ हो, तो आप उसकी गाल पे जब आप टच करोगे, राइट साइड पे आप टच करोगे उसके गाल पे कोई भी चीज़, तो वो राइट साइड मूव करेगा। लेफ्ट साइड पे टच करोगे तो लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो ये रूटिंग रेफ्लेक्सिस होते हैं। एब्सेंट भी हो सकते हैं, एसिमेट्रिक भी हो सकता है। सीएनएस कंसर्न, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आपका इसमें कंसर्न होता है कि उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है प्रॉपर्ली या नहीं, क्योंकि ये आपके रेफ्लेक्सिस ही बताते हैं कि उसकी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस हद तक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये था आपका कंप्लीट यूनिट। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।